अच्छा ओके, तो हम बात कर रहे थे ट्रेबेकुलर मेशवर की और यूवियो स्क्लेरल मेशवर की। ठीक है, ये दो पाथवेज हैं जहाँ से वापस जाएगा, जहाँ से एक्वस ह्यूमर ने ड्रेन होना है। ठीक है, तो मतलब फिर से एक क्विक सी डायग्राम वो ये है कि अभी मैं एक्सप्लेन किया था कि ये स्क्लेरा है। ठीक है, और ये सिली बॉडी है और ये आयरिस है ना, और यहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर होता है। ठीक है, ओवर हेयर। और समझ लो कि यहीं पे ही यहाँ जो मैंने ये बनाया है ना, दिस, इमेजिन कि ये यूवियो सेक्युलर है। ठीक है, ये यूवियो स्क्लेरल है, स्क्लेरा एज इन स्क्लेरा, यूवियो एज इन यूविया, और ये जो है ये ट्रेबेकुलर है। ठीक है, मेशवर्क। अच्छा, अब जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाकोमा की बात करेंगे ना, तो उसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इनको इंडिविजुअली कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो 90% जो है ना वो जो आपका फ्लो होता है यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है एक्वस ह्यूमर, और यहाँ से गुजर के यहाँ पे जा रहे हैं। तो जो 90% जो ड्रेनेज है ना वो आपकी हो रही है इसमें से, ट्रेबेकुलर में से। ठीक है, और जो रिमेनिंग ऑफ द 10% है ना वो यूवियो स्क्लेरल से होती है। समझ लो कि जब पहला काम ये करेगा और अगर प्लान बी है ये काम नहीं करा, तो फिर ये वाला जो यूवियो स्क्लेरल है ये काम करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, और अब एक और चीज़ हमने नोट करनी है, वो यही नोट करनी है कि जो आपके पास यूवियो स्क्लेरल है ना, सॉरी, हाँ, अच्छा, अब आपने ये नोट करना है कि इसके मतलब पाथवे किस तरह के होते हैं। अगर हम ट्रेबेकुलर मेशवर की बात करेंगे तो ये इसमें आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क ना स्टार्ट होता है यूवियल मेशवर्क से, इसका पार्ट है। ठीक है, पहले ये यूवियल मेशवर्क में जाएगा, फिर वो जो एक्वस ह्यूमर है वो जाएगा स्क्लेम केनाल में, या आप कह सकते हो केनाल ऑफ स्क्लेम, या ठीक है स्क्लेम केनाल। स्क्लेम केनाल से होता हुआ ये जाएगा किस में, सॉरी 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 सॉरी, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स एक्चुअली यूवियल मेशवर्क। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा कॉर्नियोस्क्लेरल में, कॉर्नियोस्क्लेरल में ये भी मेशवर्क है, राइट। इसके बाद ये जाएगा जुक्स्टा कैनेलिकुलर मैश में। ठीक है, और इसके बाद ये होता हुआ जाएगा आपके पास किस में, स्क्लेम केनाल में, स्क्लेम केनाल में, स्क्लेम केनाल से जाएगा ये एक्वस वेन्स में। ओके, एक्वस वेन से ही जाएगा एपिस्क्लेरल वेन्स में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे जो प्रेशर जो डिफाइन करता है कि हमारा कितना आगे हमारे पास जो है वो फ्लो होगा और कितना बैक प्रेशर आएगा, अगर कहाँ अगर यहाँ इसमें कोई ब्लॉकेज होगी, या मतलब इस पूरे कोर्स के दौरान जहाँ भी ब्लॉकेज हो सकती है, तो वो हमें बैकवर्ड प्रेशर करेगा और हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं होगा, और उसकी वजह से वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जमा होने की वजह से जो है वो प्रेशर बिल्डअप होगा, और ये प्रेशर जो है वो बैकवर्ड जाएगा, और ऑपरेटिव्स को जो पूरा प्रोसेस है ग्लोकोमा का वो हमारे पास होगा। तो मतलब यूवियल मेशवर्क, कॉर्नियोस्क्लेरल मेशवर्क, जुस्टा कैनिकुलर मेशवर्क, स्क्लेम केनाल, एक्वस वेन्स और एपिसेकुलर वेन्स, इसमें कहीं भी ब्लॉकेज है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है बुक में कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ जो अपोजिशन या रेजिस्टेंस होती है ना एक्वस को फ्लो करने में, वो कहाँ पे होती है, वो जुस्टा कैनिकुलर सिस्टम में होती है। ठीक है, ठीक है, फॉलोड बाय जो है, सर नहीं फॉलोड बाय नहीं, बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन या जो मुश्किल होती है ना एक्वस ह्यूमर को इनमें से गुजरने में, वो जुस्टा कैनिकुलर मेशवर्क में होती है। बस ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को याद रख लो। ठीक है, अब इनमें से कहीं पे भी मसला होगा तो आपका एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होगा, और जो है वो ग्लोकोमा रिजल्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास इससे आई के यहीं पे एक और सिस्टम है, इसको हमने अभी पहले बताया था, यूवियो स्क्लेरल। ठीक है, ये एक बैकअप प्लान है, ये प्लान बी है। अगर यहाँ कुछ मसला हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर यहाँ से एक्वस जाने की कोशिश करता है। और जो हमारे पास जो मैक्सिमम जो ड्रग्स काम करती हैं ना, इसको जो एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स हैं वो इस वाले सिस्टम पे काम करती हैं, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओके, सॉरी,
इसको एरेज कैसे करेंगे? हाँ, तो ये हो गया। इसको हमने करना है डिलीट। ऑलराइट, डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे यूवी स्क्लेरल मैशवर्क की। ये जो आपके पास ये वाला मैशवर्क है ना, ठीक है, ये कुछ इस तरह का है कि यूवीओ स्क्लेरल मैशवर्क जो है ये जाता है पार्स प्लाना में, ठीक है। अभी हमने पार्स प्लाना के बारे में बात की थी, जो सिलेटरी बॉडी का पार्ट था। फिर ये जाता है किसके, कहाँ पे? सुप्रा कोराइडल स्पेस में, ठीक है। और ये फिर आगे आपके वीनस सिस्टम में जाता है। तो इसका पाथवे कुछ इस तरह का है, याद रख लो। यूरियोस्क्लेरल, पार्स प्लाना, सुप्राकोराइडल प्लेक्सस, सॉरी सुप्राकोराइडल स्पेस या प्लेक्सस व्हाटएवर, और देन इट ड्रेन्स टू वीनस सिस्टम ऑफ द आई एंड हेड एंड नेक। तो ये आ गया, ओके। तो ये बस ये तो चीज़ें याद रखनी है इस चीज़ों के बारे में। और बाकी कुछ वैल्यूज़, कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैल्यूज़ याद कर लो। अच्छा, जो एंटीरियर चैम्बर की, जो एंटीरियर चैम्बर है ना, जो आपके लेंस के आगे आगे पड़ा होता है, कॉर्निया से पीछे और लेंस के आगे, जहाँ पे आपका आई ट्रेपेक्युलर मैशवर्क है और सारा कुछ जो है, ठीक है, वो एंटीरियर चैम्बर है, उसको एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। समझ, ये आई है, ठीक है, दिस इज़ आई, और यहाँ पे आपका लेंस है, और यहाँ पे आपका आइरिस है। तो जो आगे वाला ये पोर्शन है ना, दिस इज़ एंटीरियर चैम्बर, और जो लेंस और आइरिस के पीछे हैं, दिस इज़ पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर चैम्बर नहीं है, ये वाला पोस्टीरियर चैम्बर है, दिस इज़ पोस्टीरियर चैम्बर, दिस इज़ एंटीरियर चैम्बर, ओके। तो अगर हम एंटीरियर चैम्बर की बात करें तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास नॉर्मली 2.5 से 3.5 mm इसकी विड्थ होती है, सही है। और द गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर असेसिंग एंटीरियर चैम्बर इज़ गोनियोस्कोपी। ये इसके बारे में मैं भी बताऊंगा, गोनियोस्कोपी क्या होती है। ये एक टेक्निक है, एक मिररिंग टेक्निक है, ऑप्टिकल टेक्निक है, जिसकी वजह से हम जो है वो इसको इजीली हम इसका जो एंटीरियर चैम्बर है उसकी विड्थ हम मालूम कर सकते हैं। तो गोनियोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर, और नॉर्मल इसकी वैल्यू है 2.5 से 3.5 mm, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है नॉर्मल IOP जो है, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज़ नॉर्मली 15 to 21 mm ऑफ Hg, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं डायएलनर वेरिएशन, वो ये होता है कि जब बंदा रात को जाता है सोने के लिए तो उसका हाई होता है, जब रात को सोता है तो कम होता है, सुबह उठ के उसका हाई होता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम उसका IOP हाई होगा, ठीक है, और रात को कम होगा। दिन को हाई होगा और रात को जो है वो कम होगा। अब ये नॉर्मली होता है। इसके अलावा और चीज़ें, एज भी से भी में भी डिफरेंट हो सकता है, इसके अलावा सेक्स में भी डिफरेंट हो सकता है, फीमेल का आगे ज़्यादा होता है, और रेस पे भी डिपेंड करता है। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स जो ऑक्यूलर प्रेशर को चेंज करेंगे, बट नॉर्मली इसकी रेंज 15 से 21 के दरमियान होती है। अच्छा, और चेंज कितना होता है दिन और रात में, वो कितना डिफरेंस होता है? इट कैन रेंज फ्रॉम इफ़ टू बी एग्जैक्ट तो 5 mm ऑफ Hg तक की वेरिएशन आ सकती है। मतलब दिन और रात को उसका फॉर एग्जाम्पल था 15, और सुबह उठ के उसका हो गया 20, ओके। सो 5 तक अलाउड है। अगर 5 से ऊपर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल 7, 8, 7 होता है, उसको हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज़ सस्पेक्टेड। 5 से ऊपर है तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज़ सस्पेक्टेड ऑफ ग्लोकोमा, इट्स नॉट, ठीक है। और अगर 8 से ऊपर है या इक्वल है तो फिर दिस थिंग इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ ग्लोकोमा। अगर उसको डायलिनर वेरिएशन 8 से ऊपर जा रही हैं या 8 है तो इट्स कन्फर्मेटरी और इट्स डायग्नोस्टिक ऑफ ग्लोकोमा। ये बात याद रखो, ठीक है। तो हमने IOP के बारे में बात कर ली है, ऑलराइट, IOP के बारे में बात कर ली है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे जो हमारे पास कोई और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कॉर्निया की थिकनेस के बारे में बात कर लेते हैं, दो कि इस चैप्टर के साथ नहीं है बट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो कॉर्निया की थिकनेस है, जो हमारी जो सबसे आउटर मोस्ट वो है, जहाँ पे हम जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कांटेक्ट है आई का, वो कॉर्निया और स्क्लेरा कर रहे हैं। ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी ना, तो इसकी थिकनेस की दैट इज़ 540 माइक्रोमीटर्स।
या यू कैन से 0.5 मिलीमीटर थिकनेस। और ये हम किस टेक्निक से मेजर करते हैं? उस टेक्निक को हम कहते हैं क्या? पैकीमीट्री। पैकीमीट्री, PACH वाला पैकीमीट्री। ये एक टेक्निक है जिससे हम कॉर्निया की विड्थ मेजर करते हैं। ओके, बाकी कॉर्निया में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऑल राइट, और क्या लिखा हुआ है? डायमीटर ऑफ कॉर्निया, नो नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं बुफ्थैलमस। बुफ्थैलमस क्या होता है? बुफ्थैलमस का मतलब है बिग आइज। ओके, बिग आइज। जब बुफ्थैलमस मीन्स बिग आइज, और बिग आइज जब होती हैं तो हम स्क्लेरा जो होता है, जो वाइट पार्ट है, इट ऑलमोस्ट ऑलवेज बिकम ब्लू। अब इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है? वो ये है कि जब ब्लू आइज बड़ी होती है ना, तो जो आपके जो एपी स्क्लेरल वेन्स जो मैंने भी बात की है, जो आपके स्क्लेरा के अंदर जो के नीचे जो वेन्स है ना, वो कंजेस्ट, उनके ऊपर आउटवर्ड प्रेशर पड़ता है बड़ी आंख की वजह से, और वो कंजेस्ट हो जाती है। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो उनमें कंजेशन हो जाती है, कंजेशन होने की वजह से वो जो ब्लड है, जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो यहाँ से जा रहा होता है हार्ट की तरफ, वो वेन्स के अंदर डिस्टेंड होता है, और वेन जो हैं वो फिर हमें प्रोमिनेंट होकर बाहर नज़र आता है। मतलब वो बहुत छोटी वेन्स है ना, तो वो जब कंबाइन इफेक्ट आप बाहर से देखते हो तो वो आपको ब्लू कलर का आई बॉल नज़र आता है। तो बेसिकली कंजेस्टेड एपिसेक्युलर वेन्स। अच्छा, ओके, तो स्क्लेरा, हाँ, तो कंजेशन हो जाती है आई की, उसकी वजह से आपको आई ब्लू अपीयर लगती है। एक आई साइज़ में बड़ी हो जाती है, ऊपर से वो बाहर से आपको ब्लू लगती है, इसको हम कहते हैं ब्लू आई। ठीक है, या फिर ब्लू स्क्लेरा, और इसको हम ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट बुफ्थैलमस। ठीक है, बिग आइज ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर। इसके अलावा कुछ दो सिंड्रोम्स हैं, जिनमें दो सिंड्रोम्स हैं और दो कंडीशन हैं, जिसमें हम अगर हम देखें तो उसमें आपके पास बुफ्थैलमस होता है। और वो कौन सी हैं? एक आपके पास है, उसको कहते हो स्टर्ज वेबर सिंड्रोम। सेकंड आपके पास है न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस। इसको आप कह सकते हो वॉन रेक्लिंग-हॉसन। ठीक है, तो वॉन रेक्लिंग-हॉसन और स्टर्ज वेबर सिंड्रोम, ये दो सिंड्रोम हैं जिसमें आपको ब्लू आई या फिर बुफ्थैलमस मिलता है। इसके अलावा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, इसमें भी अगर ये ट्रीट ना किया जाए और बहुत एडवांस लेवल भी हो, तो ये भी आपको प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, जो कि एक ग्लाकोमा की टाइप है, जब हम अभी हम पढ़ेंगे उसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्वस ह्यूमर जमा हो रहा है, फिर वो प्रेशर डाल रहा है पूरी आई के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है आपकी एपिसेक्युलर वेन्स जो है वो कंजेस्ट हो जाएंगी, और आपकी आई जो है वो ब्लू अपीयर करेगी। और आखिरी चीज़ है, उसको कहते हैं एन इरिडिया, ये भी याद रखो। तो ये चार कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास ब्लू आई होती है। तो जस्ट बिकॉज इट इंक्लूडेड PACG, मतलब प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, तो मैंने इसके साथ तीन और भी एक्सप्लेन कर दी हैं कि उनमें भी ब्लू आई होती है। ऑलराइट, अच्छा, तो राइट, अब हम बात करेंगे किसकी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास एनाटमी आ गई है थोड़ी सी। हाँ, तो फंक्शन हम देख लेंगे सिलेरी बॉडी की। सिलेरी मसल, जो मसल आपके पास हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं किसको? आपके लेंस की मूवमेंट को, लेंस को पतला कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, और एकोमोडेशन में हेल्प करवा रहे हैं। फिर आ जाती है सिलेरी बॉडी। जो सिलेरी बॉडी है ना, वो आपको एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करवा रही है, और आपको साइट ऑफ अटैचमेंट दे रही है आइरिस के लिए। मतलब इसके बॉडी से ही आइरिस निकलता है, तो ऑब्वियसली इट सर्व्स अ पर्पस टू गिव राइज टू आइरिस। तीसरी इसका काम है आपके पास क्या? ठीक हो गया, बस यही है, इतना ही। ठीक है, एक सिलेरी मसल्स हैं, और हाँ, इसके अंदर जो एंटीरियर आपकी जो पार्ट है सिलेरी बॉडी का, एंटीरियर पार्ट है, उसमें आपके पास ट्रेबेकुलर मेशवर्क और जुविसेक्युलर मेशवर्क पड़े हुए हैं। तो ये एक आपके पास प्रोडक्शन भी कर रही है कि उसकी ड्रेनेज भी करवा रही है, और इससे आपका आइरिस भी बन रहा है। ओके, तो इसी बॉडी का ही, और इट इज़ वेरी, क्योंकि अच्छा मैं उसकी नेचर बताना भूल गया। जो उसकी नेचर होती है वो ऐसे होता है कि जो उसकी नेचर है ना, कि मतलब ये
चीज़ की एक्सटेंशन है। असल में आपके पास एक होता है कोराइड प्रोसेस, ठीक है, आई कोराइड, ठीक है, पीछे से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो कोराइड का पार्ट है, ठीक है, कोराइड पीछे होता है आई में, तो मतलब ये आई है ना, तो कोराइड यहाँ पे है, तो वो उसी की एक्सटेंशन है जो आगे तक आती है और सिलिकी बॉडी बनाती है, राइट। और कहाँ तक आता है, अगर वो पूछें कि इसकी एक्सटेंड क्या है, तो ये ओरा सेरेटा, सॉरी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओरा सेरेटा होगा, तो ओरा सेरेटा से लेके कहाँ तक, आइरिस तक, ठीक है, इसके दरमियान कोरॉइड है। तो ओरा सेरेटा कोरॉइड और ये आइरिस, तो ये तीनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, और यहाँ पे इसके दरमियान सिलिकी बॉडी बड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हम थोड़ी सी एनाटमी के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, अब हम एंटीरियर चैम्बर की बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा हाँ सॉरी, अब हम बात करते हैं किसकी, एंटीरियर चैम्बर की। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर की। अब जो एंटीरियर चैम्बर है ना, ये अभी मैंने बताया कि कॉर्निया के पीछे और लेंस के आगे, सॉरी, आइरिस और कॉर्निया की जो ये जगह है ना, ये वाली, दिस इज एंटीरियर चैम्बर। और जो आइरिस और लेंस के पीछे है ना, दिस इज पोस्टीरियर चैम्बर, ओके। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं एंटीरियर एंगल का स्पर, ठीक है। ये एंगल, ये चैम्बर है और ये एंगल है, ये एंटीरियर एंगल है, एंटीरियर चैम्बर का एंगल है। तो अब एंगल के ऊपर जूम इन करके देखते हैं कि एंगल में क्या खास बात है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंगल की बात करें ना, तो एंगल कुछ इस तरह का बना हुआ होता है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इट्स लाइक दिस, कि ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये स्क्लेरा, यहाँ से कॉर्निया स्टार्ट हो रहा है, ओके। ये आपके पास आइरिस है और ये सिरी बॉडी है, सारा कुछ है। तो ये एंगल है, दिस वन इज़ द एंगल। अब इस एंगल के अंदर क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्वस ड्रेनेज, ओके। इसमें जो पहली चीज़ उसने लिखी हुई है, इसको कहते हैं शॉल्बेज लाइन या डेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो शॉल्बेज लाइन है, इसके पास पार्ट याद कर लो। वन पार्ट इज शॉल्बेज लाइन, ठीक है, शॉल्बेज लाइन। सेकंड पार्ट इज ट्रेबेक्युलर मेशवर्क, जिसके बारे में अभी बात करते हुए आ रहे हैं, ट्रेबेक्युलर मेशवर्क, ठीक है। थर्ड वन इज स्क्लेरल स्पर, एंड फोर्थ वन इज एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी। तो बस ये याद कर लो कि यहाँ से ना, इधर से लेके यहाँ तक अब हमने बात की है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। इट्स लाइक 1 2 3 4 एंड इट एंड्स ऑन 4 इज एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी। दिस इज सिलियरी बॉडी, दिस इज इट्स एंटीरियर सरफेस, ठीक है। तो फोर्थ वन इज द एंटीरियर सरफेस, फर्स्ट वन इज द शॉल्बेज लाइन और डेसेमेंट मेम्ब्रेन। डेसेमेंट मेम्ब्रेन भी मैं लिख देता हूँ, डेसेमेंट मेम्ब्रेन, ओके, इट्स डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। अब डेसिमेट मेम्ब्रेन से शॉल्बेज लाइन जो है, ये सबसे आउटर मोस्ट है, और इधर अंदर की तरफ जब आते हैं ना, दिस द मोस्ट एंटीरियर मोस्ट, और वहाँ पे जब आते हैं तो इट एंड्स ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी। सो ये एंटीरियर एंगल के पार्ट्स तुम्हें याद होने चाहिए। आई थिंक ये कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस होगी और उसमें से पूछेंगे इस चीज़ के बारे में, आई गेस। ऑलराइट, तो ये हो गया। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम कहते हैं गोनियोस्कोप, ठीक है। गोनियोस्कोप से हम करते हैं गोनियोस्कोपी इज़ बेसिकली कि हम आई के अंदर लाइट डालते हैं, ओके। और वो क्या करती है, लाइट जो है ना, ये आइरिस हो गया, लाइट जो है ना वो आती है इस तरह, यूँ आती है ऐसे, और यहाँ पे ना ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, और हम यहाँ पे वो होता है जो कैच करता है। तो हमें क्या है, इस समय हम लाइट को जहाँ जहाँ से वो लग के आ रही है ना, वो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। गोनियोस्कोप में लेंस लगे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास अभी हमने जो बात की है इंटीरियर एंगल की, तो एंगल को क्लोजली देखते हैं जूम इन करके कि एंगल में कौन कौन से पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और ग्लोकोमा में ना,
जो एक इसकी टाइप होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, एक होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ये दोनों को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो एंगल क्लोजर है ना, उसमें मेन मसला इस एंगल छोटा होता है। नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल बंदे में इतना है ना, तो एक एंगल क्लोजर वाले में इतना हो, उसकी वजह से जगह कम मिलती है कंज्यूमर को ट्रेन होने के लिए, उसको रुकावट होती है, रुकावट की वजह से उसकी जो है ड्रेनेज नहीं होती। आम बंदे में अगर इस तरह है तो ऑब्वियसली देखो यहाँ से कितना तंग हो गया, जहाँ भी तंग हो गया तो जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है वो भी तंग हो जाएंगे और पानी एक्वस जो है ड्रेन नहीं होगा, राइट। तो इसको कहते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम देखें क्या गोनियोस्कोपी करें और हम इसकी बात देखें कि इसका कितना क्या क्या नज़र आ रहा है। अब हमने इसके 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे, कौन से, 1 2 3 4। अब उन चारों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास क्या था, सिलियरी बॉडी की एंटीरियर सरफेस, ओके, एंटीरियर सरफेस। दूसरी हमने बात की थी अभी किसकी, जो है वो स्क्लेरल स्पर, स्क्लेरल स्पर। फिर हमने यहाँ पे तीसरी में बात की थी आपके पास जो है वो शॉल्ब्स लाइन, सही है। और हम एंड पे रखते हैं ट्रेबेकुलर मैश, ओके। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पिगमेंटेड होता है और बाहर की तरफ होता है नॉन पिगमेंटेड, बस दैट्स इट। और इसके बाहर पड़ा होगा कॉर्निया या कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन जो भी है, ओके। अब हम बात करेंगे, हमने इन चारों पे फोकस करना है, अभी इन चारों पे फोकस करना है। अब जब हम इसमें देखते हैं ना, हमें सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है, क्योंकि इस बंदे का ओपन एंगल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन बींग में हमें ये चारों चीज़ें नज़र आनी चाहिए, 1 2 3 4। इसको हम कहेंगे ग्रेड 0, ठीक है, ग्रेड 0। अगर उसमें ये चीज़ नज़र नहीं आती, ठीक है, उसमें सिलियरी बॉडी नज़र नहीं आती फॉर एग्जांपल, ओके, सिलियरी बॉडी नज़र नहीं आती, तो हम कहेंगे ग्रेड 1, ओके। अगर ये दोनों नज़र नहीं आती तो हम कहेंगे इसको ग्रेड 2। ये तीनों नज़र नहीं आती हम कहेंगे ग्रेड 3। और अगर ये चारों नज़र नहीं आती हम कहेंगे इट्स ग्रेड 4। इट्स मतलब इसमें हम कहेंगे इट्स एब्सोल्यूट एंगल क्लोजर, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। मतलब दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ, जिसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि बर्बादी है और एक्वस बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स वेरी डेंजरस। तो नॉर्मल बंदों में ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक आप कह सकते हो, ठीक है। वैसे ग्रेड 0 से परफेक्ट, 1 में थोड़ा सा सही है, 2 में आप यू आर अ सस्पेक्ट, 3 और 4 में यू कैन से कि यू हैव ग्लाउकोमा समथिंग, ठीक है, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हो। सॉरी, ये कहने के ग्रेड 4 एंड 3 आर कंसिडर्ड ओपन एंगल, ठीक है। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 आर कंसिडर्ड नैरो एंगल, ठीक है, एंड ग्रेड 0 इज कंसिडर्ड एज क्लोज एंगल, ओके। अच्छा, ये हमने बात कर दी गोनियोस्कोपी की। अब हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करेंगे, बाकी कर लेते हैं जब हमने स्टार्ट। अब तो आप एक और होता है, इसको हम कहते हैं टोनोमीट्री, ठीक है। टोनोमीट्री क्या होती है, टोनोमीट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट्स बेसिकली क्या है, टोनोमीट्री जो है ना वो है व्हाट, अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें कहते हैं टोनोमीट्री। टोन का मतलब है कि किसी भी चीज़ की टोन, स्टिफनेस, ठीक है, उसकी हार्डनेस। तो इससे देख लो टोनोमीट्री होती है हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मालूम करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जो आई है ना उसके ऊपर एक प्रोब रखते हैं और वो उस पर प्रेशर डालता है। अब जितना उसमें प्रेशर आएगा उस लिहाज से हमें बैकवर्ड प्रेशर जितना इसको प्रोब को मिलेगा ना, तो उसके बेसिस पे आप मेजर कर लेते हो आई का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की, वो रेज्ड है, कम है, जो भी है, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स होती हैं टोनोमीट्री की, एक आपने याद रखनी है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, और एक को हम कहते हैं एप्लेनेशन, ठीक है। एप्लेनेशन में बस ये होता है कि आप इंडेंट में ना डेंट, किसी चीज़ में डेंट होता है कि ये प्लेन है, हमने इसमें डेंट डाल दिया, ठीक है। तो इसमें भी है कि आपको आई के कॉर्निया के ऊपर डेंट डालते हैं प्रेशर से, वो प्रोब डेंट डालता है और उस डेंट का जितना प्रेशर होता है ना उसकी वजह से आप, अगर आपको डेंट डालने में मशीन को मुश्किल हो रही है उसका मतलब है इसका प्रेशर बहुत हाई है। अगर आराम से डेंट पड़ गया है तो उसका मतलब है कि उसको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो उसको आराम से अंदर चला गया, तो इसकी बेसिस पे हम मेजर करते हैं। सेकेंडली है एप्लिनेशन, वो ऐसे है कि इसमें ना प्रोब नहीं होता, एक ऐसे जगह मशीन का पार्ट होता है, वो इसको कॉर्निया को कर्व होता है ना, तो उसको वैसे प्लेन कर देता है, ठीक है।
हैंस एप्लेनेशन, और वो इसकी बेसिस पे देखता है कि उसको कितनी मुश्किल हुई है प्लेन करने में। और ये इट्स सुपीरियर ओवर द फर्स्ट वन, दैट इज़ द इंडेंटेशन वन, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको दो चीज़ें आपको फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। पहली चीज़ जो है वो उसमें आपके पास क्या चीज़ दे सकती है, जिनमें मायोपिया होता है ना, ठीक है, मायोपिक्स जो होते हैं उनमें कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी होती है, उनका जो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है ना वो बहुत रिजिड होता है। तो इस तरह के पेशेंट में आपको ये गलत रिजल्ट देगी, जबकि एप्लिनेशन में ऐसे नहीं होता। बट एप्लिनेशन में एक और फैक्टर है जो उसको आपके रिजल्ट्स कुछ हद तक ख़राब कर सकता है, दैट इज़ एडिमा ऑफ द कॉर्निया एडिमा। कुछ डिजीज़ हैं जिसमें कॉर्निया में एडिमा हो जाता है, तो इसमें, और सेकंड में किसमें, कॉर्नियल थिकनेस, किसी की जेनेटिक तौर पे या वैसे किसी डिजीज़ में कॉर्नियल थिकनेस अगर बढ़ गई है तो इसमें हाँ जो एप्लिनेशन की मैंने बात की है ना, एप्लिनेशन की, उसमें ही मसला हो सकता है। जबकि जो इंडेंटेशन वाली की बात की है उसमें क्या चीज़, मायोपिक्स और कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो एरर का ख़तरा होता है इसमें, जबकि एप्लिनेशन इज़ मोर सुपीरियर ओवर, मोर एक्यूरेट ओवर इंडेंटेशन। तो ये हो गया आपका स्टोनोमेट्री। फिर इसमें आ जाते हैं आपके पास कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो याद कर लो, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। नेम्स ये हैं जो तुमने याद करने हैं, वो हैं गोल्डमैन एप्लिनेशन टोनोमेट्री, ठीक है। फिर होती है पोर्टेबल एप्लिनेशन, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है, अभी हमने बात की है स्कियोट्स इंडेंटेशन, और चौथी याद कर लो न्यूमो, इसमें एयर यूज़ करते हैं इंडेंटेशन के लिए, ठीक है। न्यूमोटोनोमेट्री, और एक और कर लो डिजिटल मेथड। तो बस ये याद रख लो, ओके। अच्छा, ये हमारे पास टोनोमेट्री होगी। गोनिस्कोपी के बारे में मैंने बात कर दी, ग्रेड्स बता दिए हैं। फंडोस्कोपी होती है जो आप ऑप्टिक डिस्क को देखते हो, ठीक है, कि ऑप्टिक डिस्क में जो इसमें चेंजेस आएंगी ना, मतलब कि जो अभी हम बात कर रहे थे ग्लोकोमा की, कि अगर वो बढ़ जाएगा तो आपके ऑप्टिक डिस्क डैमेज होगी, तो वो उसको डैमेज को, जो भी चेंजेस होती हैं आपकी ग्लोकोमा में, उसको एसेस करने के लिए आप फंडोस्कोपी करके देखते हो कि यार क्या जो चेंजेस हुई हैं वो ग्लोकोमा वाली हैं, तो आप कहते हो कि हाँ इट्स ग्लोकोमा, ओके। तो फंडोस्कोपी कुछ भी नहीं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन है, आप आई के अंदर ऑब्जर्व करते हो, रेटिना को देखते हो ऑप्थेल्मोस्कोप से, लाइट की हेल्प से। तो अच्छा, अब चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि चेंजेस कौन कौन सी होती हैं। तो ग्लोकोमा में ना टिपिकल चेंजेस होते हैं, इसकी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये ग्लोकोमा के चेंजेस हैं, ओके। थोड़ा सा मैं बात करूँगा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि ये आपका रेटिना है ना, और ये आपके पास पड़ी हुई है ऑप्टिक डिस्क, थोड़ी साइड पे करके होती है, सही है। ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये डिस्क है, और इसके अंदर एक कप होता है, एक डिस्क है एक कप है, और जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है ना वो उसको कहते हैं न्यूरो रेटिनल रिम, ठीक है। मतलब इमेजिन करो कि ये एक प्लेट है, उसके अंदर एक और प्लेट पड़ी हुई है, राइट। तो जो पहली प्लेट है ना वो है डिस्क, जो उसके ऊपर छोटी सी हमने कप रख दी है प्लेट के ऊपर, दैट कप इज़ ऑप्टिक कप। इट्स लाइक प्याली के अंदर, प्याली के ऊपर कप पड़ा हुआ है, सो इस तरह इमेजिन करो, ठीक है, कप पड़ा हुआ है। तो इसमें जो चीज़ें नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि एक डिस्क है और एक न्यूरो रेटिनल रिम है, ठीक है। तो न्यूरो रेटिनल रिम जो है इट्स एक्चुअली द बॉर्डर बिटवीन द टू, ये कप है, ये डिस्क है। तो इसमें क्या होता है, एक रेशो है, इसको हम कहते हैं CD रेशो, ओके, कप टू डिस्क रेशो, जो कि नॉर्मली बंदे में होनी चाहिए कितनी, इट मस्ट रेंज फ्रॉम 0.2 टू 0.7। मतलब आप कह सकते हो कि कप जो है वो 20% जगह ले रहा है डिस्क के ऊपर, या एट मैक्स 70% जगह ले रहा है। अगर ये 70 से ऊपर जाएगी इसका मतलब है कि दिस इज़ रॉन्ग, मतलब कि ये कप इतना बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कप अभी इधर है ना, तो ये कप अब यहाँ पे अब आ जाएगा कहाँ पे, ये बिल्कुल कवर कर देगा। और कह सकते हो कि पहले जो रिम था वो बड़ा था, अब जो रिम है ना वो रिम भी छोटा हो गया,
ये रिम भी छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब कप बढ़ेगा तो फिर इसका साइज़ भी होगा, तो रिम का जो वो है वो कम हो जाएगा। तो हमारे पास पहली चेंज क्या आई है कि रिम छोटा हो जाएगा। और सेकेंडली जो रिम है ना, रिम का कलर आपके पास होता है पिंक, पिंकिश नज़र आता है आपको, तो ये पिंक से पेल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। और कप सी डी रेशो तो बता दिए, कपिंग ज़्यादा हो जाएगी, और कपिंग की वजह से रेशो जो है कपिंग ज़्यादा होगी तो ये रेशो जो है वो 0.7 से ऊपर चली जाएगी या 70% से ऊपर चली जाएगी। ओके, विच एवर यू लाइक। दो चेंजेस हो गई हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं एक और चेंज की, वो होता है नेजलाइजेशन। अब यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से निकल रही होती हैं ऐसे ऐसे। पिक्चर देखी होगी तुमने, ये ऐसे ब्लड वेसल्स निकल रही होती हैं, ठीक है, रेटिनल वेसल्स होती हैं। ये जो होती है ना, ये नेज़ल, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदे की आई है और यहाँ पे उसकी नाक है ना, तो नेज़ल साइड पे आने लग जाती हैं। इसको कहते हैं नेज़लाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। आम बंदों में नहीं होती। अगर ये नेज़ल साइड पे ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि ये एक ग्लोकोमा की चेंज। इसके अलावा स्प्लिंटर हेमरेजेस होती हैं, यहाँ पे ऐसे 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 आपको एक हेमरेजेस हुई हुई स्पॉटिंग नज़र आ जाती है, स्प्लिंटर हेमरेजेस होती हैं, ठीक है। ये इस्कीमिक चेंजेस की वजह से होती हैं। और पेरिफेरल एट्रोफी होती है, इस डिस्क की एट्रोफी, यहाँ पे ना एट्रोफिक चेंजेस आपको नज़र आ जाएंगी डिस्क के एंड पे एट्रोफिक। तो क्या हमारे पास हो गया, एट्रोफिक चेंजेस, स्प्लिंटर हेमरेजेस, नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कपिंग अलॉन्ग विद CD रेशो की इंक्रीजिंग, और न्यूरो रेटिनल रिम का कलर बदल जाना और छोटा हो जाना, पिंक से पहले पील हो जाना। बस ये सारी चीज़ें याद रखो, ये ग्लोकोमा की मेन चेंजेस होती हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। और इनको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, फंडोस्कोपी से। सो फंडोस्कोपी से हम इसको देखते हैं। तो फंडोस्कोपी, अच्छा अब हम बात करेंगे पेरीमीट्री की। पेरीमीट्री होती है, अच्छा पहले हम ना डिफ़ाइन करेंगे कि ग्लोकोमा होता क्या है, फिर हम पेरीमीट्री पाते हैं। ग्लोकोमा, व्हाट इज़ ग्लोकोमा? ग्लोकोमा को उसने डिफ़ाइन किया है, ग्लोकोमा को उसने डिफ़ाइन किया है, इट इज़ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विच इज़ इट इज़ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद कैरेक्टरिस्टिक विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, ठीक है। तो it is a clinical condition characterized by intraocular pressure sufficient to produce optic nerve head fiber damage, cupping, resulting in visual field defects। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहली चीज़ ये है कि इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होना चाहिए, फिर उसकी वजह से हमें कपिंग होनी चाहिए। कपिंग के साथ हमें मिलेगा जो रेटिनल जो आपके पास रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो डैमेज होने चाहिए, प्लस आपके पास जो रेटिनल जो आपको जो ऑप्टिक नर्व हेड फाइबर्स है ना, ऑप्टिक हेड फाइबर्स जो है, ठीक है, वो भी डैमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिक हेड फाइबर्स, रेटिनल RGCs कहते हैं इनको, RGCs डैमेज होने चाहिए, और ऑप्टिक हेड के नर्व फाइबर्स भी डैमेज होने चाहिए, ठीक है। और ये सारा कुछ मिल के जो उसका नेट इफेक्ट होगा वो होगा कि उस बंदे की विजुअल फील्ड कम हो जाएगी। अब विजुअल फील्ड क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो बस ये प्रोग्नोसिस देख लो कि इंट्राऑकुलर प्रेशर कम होगा, और ये क्यों सॉरी रेज होगा, क्यों रेज होगा, क्योंकि हमारे पास ट्रेपेजियल मेशवर्क ब्लॉक हो गया है, या हमारे पास एंगल बंद हो गया है, तो आपका जो एक्यूस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं हो रहा, एंड दिस इज कॉजिंग राइज इन इंट्राऑकुलर प्रेशर, एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर इज कॉजिंग कपिंग and optic disc atrophy which is damaging the retinal ganglionic cells and optic head fibers। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट यह है कि उसकी विजुअल फील्ड कम हो रही है। अब विजुअल फील्ड क्या होती है, एक होती है एक्विटी, एक होती है फील्ड। ओके, अब हम बात करेंगे कि विजुअल फील्ड कम होती है इसमें, राइट। तो अब हम देखते हैं विजुअल फील्ड क्या चीज़ है। विजुअल फील्ड जो है ना वो है कि हाउ गुड अ पर्सन कैन सी, it's not how good a person can see, how in periphery अ पर्सन कैन सी ना, मतलब उसकी इतनी विजन है। मतलब अगर आप किसी चीज़ पे पॉइंट, एक आप पेंसिल पे फोकस करते हो, आपके आगे पेंसिल पड़ी है, तो आप इस पेंसिल के अराउंड कितना देख सकते हो, दिस इज़ द विजुअल फील्ड, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है, कुछ कम देख सकते हैं। अब जिसको ग्लोकोमा हो जाता है और वो ट्रीट नहीं होता तो उनको ये विजुअल फील्ड कम तंग होती रहती है, ठीक है। तो उनकी विजुअल फील्ड बहुत कम हो जाती है, मतलब उसको पेंसिल के आसपास बहुत कम चीज़ें नज़र आएंगी, और उसके आगे उसको सारा कुछ डार्क ग्रीन नज़र आएगा। ओके, सो दिस इज़ विजुअल फील्ड। और इसको हम किस तरह एसेस करते हैं, इसको हम एसेस करते हैं उससे हम पेरीमीट्री से। अब हम पेरीमीट्री को डिस्कस करते हैं कि पेरीमीट्री होती क्या है।
ओके, सो पेरीमीट्री इज़ बेसिकली हम जो जो वार्ड में भी टेस्ट परफॉर्म करते थे, बंदे को स्टूल पे बिठा के कहते थे हम हाँ मेरी फिंगर को देखो, और हम दूसरे हाथ से ना वो उंगली को मूव करते करते लेफ़्ट से और राइट से नीचे लेके आते थे कि जब आपको मेरी उंगली हिलती हुई नजर आए तो आप मुझे इशारा करें। तो बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। तो उसके दो इसके पार्ट हैं। अगर आप बात करेंगे पेरीमीट्री की, तो इसमें एक होती है काइनेटिक, जिसको आप कहते हैं मैनुअल पेरीमीट्री काइनेटिक, या फिर इसका दूसरा नाम है मैनुअल, क्योंकि इसमें हम खुद अपने हाथ से करते हैं, जो मैंने भी बता दिया वही हाथ वाला सिस्टम जो है, ठीक है। जहाँ पे उसको नज़र आ जाएगा वहाँ हम कह देंगे अच्छा इसको यहाँ तक नज़र आता है। इट्स नॉट एन एक्यूरेट मेथड, लेकिन चलो हम इट काइंड ऑफ हेल्प्स ना। तो और ये इसका ये फीचर है कि इट्स 2 डायमेंशनल, या हमें सिर्फ 2 डायमेंशन में बताती है, मतलब एक्स और वाई एक्सेस पे बताती है कि अच्छा यार इतना है या इतना है या इतना है। एक और होता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक या ऑटोमेटेड। ये कंप्यूटर करता है, इसमें कोई हाथ नहीं हिल रहा होता, इसलिए इसको स्टैटिक कहते हैं। इसमें कंप्यूटर आपको खुद बताता है कि इस बंदे के यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी विजुअल फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इमेज बनी हुई आ जाती है कंप्यूटर में, प्रिंट एक्सरे की तरह प्रिंट आ जाता है, उसमें आप पता चल जाता है यार इसकी इसकी इस तरह की शेप है विजुअल फील्ड की, और इससे बार बार जो है उसको डार्क नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर आपको एक इमेज बनी हुई, तो आपकी बड़ी आसानी रहती है, आप देख लेते हो यार अच्छा जो है वो इसका कहाँ तक और कौन कौन सी जगह पे इसका इफेक्ट हुआ है, नीजल साइड इफेक्ट हुई है, टेम्पोरल साइड इफेक्ट हुई है। सो इट्स मोर एडवांस्ड, एक नया तरीका, एक नई जो है वो टेक्निक है स्टैटिक ऑटोमेटेड पेरीमीटर। बस ये याद रखो, एंड इट इज़ 3 डायमेंशनल, बिकॉज आपको ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे तीनों पे बताती है, मतलब आपको 3 डायमेंशन में बताती है कि कहाँ तक फ़र्क है या मसला है। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है। ओके, उसको हम कहते हैं स्कोटोमा। स्कोटोमा क्या होता है? स्कोटोमा होता है इसी विजुअल फील्ड में जो ब्लैक सा डॉट कहीं आ जाएगा ना, ठीक है, जो उसको नज़र नहीं आ रहा, पेशेंट कंप्लेन करेगा साहब जी ये जो मैं देख रहा हूँ ना, मुझे सर के पास, आँख के पास ना एक काला 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 धब्बा नज़र आ रहा है, या काला डॉट नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है, वो आपको डिस्क्राइब करेगा कि इसको स्कोटोमा कैसे। इसको जो डार्क जगह है ना, जहाँ पे बंदा विजुअल फील्ड में नहीं देख सकता, उसको स्कोटोमा कहते हैं। अब इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अगर हम स्कोटोमा के पैटर्न्स की बात करेंगे ना, तो वो ऐसे होते हैं। पहले हम एक फॉर एग्जाम्पल पहले याद रखो कि आपकी ये विजुअल फील्ड है पूरी, इसमें एक सेंट्रल है, फिर पैरा सेंट्रल है और पेरिफेरी। दिस इज़ पैरा सेंट्रल, दिस इज़ पेरिफेरल एंड दिस इज़ सेंट्रल, ओके। और आपके यहाँ पे पड़ी हुई है ऑप्टिक डिस्क को मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये ऑप्टिक डिस्क है। तो ये जनरल सा स्केच होता है हर इंसान की विजुअल फील्ड का, ओके। और हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ये नेज़ल है एंड दिस टेम्पोरल। नेज़ल मतलब कि नाक के पास, टेम्पोरल मतलब कि नाक के ऑपोजिट माथे जहाँ पे आपका कान है, तो टेम्पोरल कान वाली जगह एंड नेज़ल इज़ नाक वाली जगह, मतलब यहाँ पे नाक है उसकी और यहाँ पे उसका कान है बंदे का। तो इसके लिहाज से आप देखो ना, जहाँ भी इसको स्कोटोमा बनेगा उसका, अब अगर यहाँ पे बनेगा तो दिस इज़ पैरा सेंट्रल, क्योंकि कहाँ पे है ये पैरा सेंट्रल रीजन में, हम कहेंगे पैरा सेंट्रल स्कोटोमा। यहाँ बनेगा हम कहेंगे सेंट्रल स्कोटोमा, यहाँ बनेगा हम कहेंगे पेरिफेरल स्कोटोमा, ठीक है। बट इसमें थोड़े से ना कुछ नाम थोड़े से टेढ़े भी हैं, वो ऐसे नाम है। एक होता है, इसको हम कहते हैं रोइनस नेज़ल स्टेप। सो जो नेज़ल स्टेप है ना, नेज़ल स्टेप में ऐसे होता है कि आपका जो है वो इट्स द अर्ली चेंज, पेरी चेंजेस में से होता है जो आपके ग्लोकोमा में नज़र आती हैं, और ये ऑप्टिक डिस्क के यहाँ पे बनता है बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, ओके। और हाँ, अब होता ऐसा है ना कि ऑप्टिक डिस्क नेज़ल साइड पे पड़ी होती है, याद रखो। इट्स नॉट टेम्पोरल साइड, इट्स ऑन नेज़ल साइड, ओके, इट्स ऑन नेज़ल साइड, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो डिस्क यहाँ पे है और फॉर एग्जाम्पल डैमेज यहाँ पे हुए हैं सेल्स, तो इसका इफेक्ट जाएगा यहाँ पे। ये इसका एक रूल ऑफ थंब है कि डैमेज इधर होगा और डिफेक्ट यहाँ पे आएगा। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं क्या, नेज़ल स्टेप। तो ये याद रख लो। फिर एक होता है आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेज़ल स्कोटोमा। वो ऐसे होता है कि नेज़ल स्कोटोमा जो है वो पैरासेंट्रल है एंड इट्स ऑल्सो आइसोलेटेड नेज़ल स्कोटोमा, उसको हम कहते हैं यहाँ पे जो बनेगा ना, इसके पास बनेगा, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेज़ल स्कोटोमा, ओके।
तो वही बात है, नेज़ल साइड पे है तो इट्स नेज़ल पैरासेंट्रल, इट्स इफ इट्स टेम्पोरल साइड पे इट्स टेम्पोरल पैरासेंट्रल, तो इट ऑल एड्स अप के तुम बस ये इमेज स्केच माइंड में हो तो यू कैन से आप आराम से पता लगा सकते हो कि स्कोटोमा कहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ इसको हम कहते हैं बारिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट अगर बड़ा होने लग जाएगा ना, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट भी एक काइंड ऑफ नेचुरल स्कोटोमा ही है कि यहाँ पे क्योंकि ऑप्टिक डिस्क है तो यहाँ पे आपके रेटिना के सेल्स नहीं है, तो यहाँ पे लाइट परसीव नहीं होती, तो आपके पास नेचुरल हर इंसान का यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो आपको नज़र कुछ नहीं आएगा। तो अगर ये बड़ा होने लग जाएगा ना तो इसको कहते हैं बारिंग ऑफ द ब्लाइंड, बारिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। अब जो बारिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट है, दिस इज द अर्लीस्ट चेंज ऑफ ग्लोकोमा। ये एमसीक्यू आ सकता है, दिस इज द अर्लीस्ट चेंज ऑफ ग्लोकोमा, लेकिन इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट कि आप इसको ना गलत इंटरप्रेट कर सकते हो। इट्स वेरी, वो कोई एक्सपर्ट होगा तो पता लगा सकेगा कि हाँ यार ये बारिंग हुई भी है नहीं हुई, कि दिस इज, अगर आपको सही टाइम पे इसको ये चीज़ पकड़ी जाए तो आप इसको बहुत अर्ली स्टेज पे स्टॉप कर सकते हो। दिस इज द अर्लीस्ट चेंज इज द बारिंग ऑफ द स्कोटोमा। इसके अलावा एक और हम कहते हैं सीडियल स्कोटोमा। सीडियल स्कोटोमा क्या होता है, उसमें जो है ना वो ब्लाइंड स्पॉट से ऊपर और नीचे, ओके, ब्लाइंड स्पॉट से ऊपर और नीचे एक्सटेंड करता है जो स्कोटोमा है ना, इस तरह, इसको हम कहते हैं सीडल। ये नोट करती जाओ, सीडल स्कोटोमा, ये भी एक टाइप होती है। ऑल राइट, बस दैट्स इट, और तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बाकी एक होता है, इसको हम कहते हैं रिंग स्कोटोमा। अगर ये पूरा यूं बन जाएगा तो ये रिंग स्कोटोमा है, रिंग की फॉर्म में, ठीक है, या डबल आर्कुएट कहते हैं, एक ही बात है, डबल आर्कुएट या रिंग, ओके राइट। ये हो गया। और अब हम बात करेंगे किसकी, पेरिफेरल डिप्रेशन। पेरिफेरल डिप्रेशन होती है दो चीज़ें, एक पेरिफेरल डिप्रेशन है और एक पेरिफेरल ब्रेक थ्रू है। पेरिफेरल डिप्रेशन में क्या बहुत गंद हो गया, मैं इसको नहीं बनाता हूँ। पेरिफेरल डिप्रेशन में ये विजुअल फील्ड थी ना, अभी हमने बात की है। पेरिफेरल डिप्रेशन में जो पेरिफेरी है ना वो पूरी चली जाती है, ठीक है। और पेरिफेरल ब्रेक थ्रू में समझो कि ये चीज़ यहाँ से टूटी है और अभी यहाँ पे भी आके इसने यहाँ सेंटर को भी ख़राब कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे टूट के ना ब्रेक थ्रू आएगा, ये ऐसे जैसे पेरिफेरी में था फिर यहाँ से लीक होकर इसमें आ गया, तो इसको हम कहेंगे पेरिफेरल ब्रेक थ्रू। और अगर खाली पेरिफेरी पे को हम कहेंगे पेरिफेरल डिप्रेशन। दिस इज़ पेरिफेरल डिप्रेशन और दीज टू आर पेरिफेरल ब्रेक थ्रू, मुझे याद कर लो। अच्छा, एक और चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल आइलैंड्स। इसके बाद हम बता आइलैंड्स होते हैं कि पूरा ही ब्लैक हो गया, ख़राब हो गया, और उसमें कुछ रीजन्स हैं जो आपको सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, तो हम आइलैंड्स कहते हैं। अभी आइलैंड जहाँ पे होगा आप उसको उस तरह का नाम देगा, ठीक है। अगर ये टेम्पोरल साइड पे तो टेम्पोरल आइलैंड है, अगर नेज़ल साइड पे है तो नेज़ल आइलैंड, अगर बिल्कुल सेंटर में तो सेंट्रल आइलैंड। ऑलराइट, तो ये हमारे पास हो गए सारे टेस्ट इसके। और हमने इसमें कवर किया है गोनियोस्कोपी। इसमें गोनियोस्कोपी हमने बताया है कि जो ग्रेड्स क्या होते हैं एंटीरियर एंगल के, और हम कैसे असेस कर सकते हैं उसको ग्लोकोमा के लिए। अच्छा, एक और चीज़, 1 घंटा पूरा होने वाला है तो मैं एक चीज़ जो है वो लास्ट चीज़ डिस्कस करूँगा, वो ये चीज़ है इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ व्हाट, ग्लोकोमा, वो उसमें एक तो मैंने बताया था रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स डैमेज होते हैं, और वो कैसे डैमेज होते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी ये है, एक मैकेनिकल थ्योरी है और एक इस्केमिक थ्योरी है। मैकेनिकल थ्योरी में ऐसे है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर राइज होता है क्योंकि ट्रेपेक्युलर मेशवर्क ब्लॉक है, या अगर ट्रेपेक्युलर मेशवर्क ब्लॉक है तो हम कहेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। और अगर एंगल छोटा हो गया, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर तंग हो गया है, एंगल बंद हो गया तो हम कहेंगे प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ये दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों ही कॉज करेंगे और इंट्राओक्युलर प्रेशर को राइज करने में, और ये फिर बैकवर्ड प्रेशर डालेगा ऑप्टिक डिस्क के ऊपर, और वो ऑप्टिक डिस्क पे प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर की वजह से जो एक्सॉन होते हैं ना, जो रेटिनल गैंग्लियन एक न्यूरॉन है, स्पेशल न्यूरॉन है, ओके, ठीक है, इट्स अ न्यूरॉन। तो इस पर जब प्रेशर आएगा ना तो जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास और सेल्स थे जहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिल रहा था, न्यूट्रिशन, और वो उसने सेल बॉडी तक जाना था,
एक्सॉन के थ्रू। अब एक्सॉन पे प्रेशर आएगा तो एक्सॉन यहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है। एक्सॉन ना जो है वो आपका, सॉरी, एक्सॉन यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये स्नैप क्लोज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा और उसकी वजह से ये बहुत जल्दी मर जाएगा, डेड हो जाएगा। और न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसको कहते हैं न्यूरोट्रोपिन्स। न्यूरोट्रोपिन्स समझ लो कि खुराक है, इनका फूड है। इन सेल्स का फूड जो है वो न्यूरोट्रोपिन्स है, केमिकल होता है। जब उसको न्यूरोट्रोपिन्स नहीं मिलती तो ये मर जाता है, ठीक है। मरता कैसे? एपोप्टोसिस में। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि नेक्रोसिस से मर रहा है या तो इट्स एपोप्टोसिस, दिस इज़ एपोप्टोटिक डेथ, सही है। एक और थ्योरी है, उसमें वो कहता है कि जनाब मैकेनिक के साथ साथ ना इस्कीमिक कंपोनेंट भी है, कि जो ब्लड वेसल्स है ना जो सप्लाई कर रही हैं रेटिना को, उनके ऊपर भी प्रेशर आता है और वो बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं जाता और ये जो आपका रेटिनल सेल्स हैं, रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स, ये मर जाते हैं। अच्छा, रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स भी इफेक्ट होते हैं और ऑप्टिक नर्व हेड, ये दोनों इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें जो डैमेज होती हैं, बस याद रखो। ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ओके। सो दैट्स इट। बाकी अगले वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा ग्लाउकोमा, उसकी टाइप्स, उसकी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग, ओके।